21 अगस्त का एडिटोरियल देख लेते हैं एक बार। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप आईएएस बन गए, यू विल हैव सो मच पावर एंड आप अच्छे लेवल पे चले गए, सेक्रेटरी लेवल पे चले गए, तो क्या आप अपने हाथ से लिखे एक पेपर पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल लेटर पे कुछ ऐसा लिख सकते हो कि पार्लियामेंट का वो कानून हम नहीं मानेंगे कल से, या मानने की जरूरत नहीं है? कलेक्टर बन गए, कहोगे भाई कानून सही नहीं लग रहा है, काम करो इसको, मत मानो, मत मानो इसको, ऐसे लिख दोगे तुम? नहीं लिख सकते ना। तो क्या एग्जीक्यूटिव डिसीजन से आप एक स्टैट्यूट को, लॉ को रिपील कर सकते हो, हटा सकते हो, इनइफेक्टिव कर सकते हो, वायलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। कॉमन सेंस की बात है ना। और अगर फिर भी कर रहे हो तो मतलब आप बिल्कुल ही कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन को उल्लंघन कर रहे हो एक तरीके से। यू आर नॉट फिट टू बी इन द पावर, है ना। अब यहाँ पे बात हुई है एनवायरमेंटल क्लियरेंस की। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की वन शक्ति जजमेंट आई है, तो इसमें एडिटोरियल में कहा गया है कि बहुत ही बढ़िया जजमेंट है। इसने प्रैक्टिकलिटी को, प्रैग्मेटिज्म को और लीगल स्टैट्यूट्स को, दोनों को प्रॉपर बैलेंस क्रिएट किया दोनों के बीच में। क्या चीज़ है, बैकग्राउंड क्या है, समझाओ बैकग्राउंड क्या है इसमें। अ, आपको कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, कोई डैम बनाना है, फैक्ट्री बनानी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होती है। तो पहले वहाँ पे स्टडी होगी कि इसके क्या-क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होंगे, उनको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है। एंड फिर सरकार कहती है कि ठीक है, मैनेजेबल है, नुकसान तो होगा बट एक लिमिट में होगा एंड उसका कुछ ना कुछ हम कंपेंसेशन निकाल लेंगे, तरीका, वे आउट निकाल सकते हैं, तो यू कैन प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट। तो इसी तरह से डैम्स वगैरह बनते हैं। भई हर चीज़ से डैमेज तो होता ही है एनवायरनमेंट को, डेवलपमेंट भी चाहिए, तो सरकार कहती है ठीक है डेवलपमेंट भी करेंगे बट इस तरीके से हम पूरा असेसमेंट कर लेते हैं। तो एक नॉर्मल तरीका होता है, राइट? तो सरकार एनवायरमेंटल क्लियरेंस देती है, फिर काम शुरू होता है। अब हुआ क्या, पिछले 10-12 सालों में ना बहुत सारी जगहों पे प्रोजेक्ट शुरू हो गए बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के। जब एक्टिविस्ट ने प्रोटेस्ट किया, तो सरकार ने क्या किया, अलग से कुछ नोटिफिकेशन निकाल दी। लॉ में चेंज नहीं किया, नोटिफिकेशंस निकाल दी कि हम इनको अब दे रहे हैं ईसी। कानून में लिखा है कि आपने पहले देनी है इलेक्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोजेक्ट शुरू करने से, और आपने ऐसे एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाल दिया कि ठीक है हम दे रहे हैं इनको, एंड बैक डेट से दे रहे हैं हम। मतलब आप काम करते रहो, कागजी कार्रवाई चलती रहेगी। अरे भैया पर्पस था ना, ईआई का, इसका एनवायरमेंटल क्लियरेंस का पर्पस ये था, प्रॉपर स्टडी करोगे, स्टडी करके फिर जो भी मेजर्स होंगे उसको बचाने के लिए, एनवायरमेंट बचाने के लिए वो कर सकते हो, थोड़ा बहुत डिजाइन चेंजेस कर सकते हो। वो सब तो खत्म हो ही गए, अब तो उस कागजी कार्रवाई रह गई है ये। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन था कि इस तरह से जो पिछले 10-12 साल में इतने सारे प्रोजेक्ट्स बन गए, कई तो फिनिश भी हो गए एंड कई भी बन रहे हैं। अगर आप बिल्कुल, कोर्ट के सामने दुविधा ये थी, अगर हम बिल्कुल लाइन टू लाइन कानून को मानेंगे, लाइन टू लाइन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को मानेंगे, तो फिर क्या होगा लाइन टू लाइन मानने से, कि आपको इन सभी प्रोजेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करवाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, एंड तोड़ने के बाद उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस देनी पड़ेगी एंड उसके बाद उनको दोबारा बनवाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही वाहिद, मतलब बकवास चीज होगी, लेकिन कानून के हिसाब से तो यही वे आउट है इस चीज का। और अगर आप ये कह दो, सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह दे कि नहीं नहीं सरकार ने बिल्कुल ठीक किया, और क्या करेंगे, बन गया, दे दो क्लियरेंस। अगर सरकार, अगर ये अलाउ कर दोगे, तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन से, एक नोटिफिकेशन से, एक ऑफिस मेमोरेंडम से आप कानून का उल्लंघन करने को अलाउ कर रहे हो। दैट विल सेट अ बैड प्रेसिडेंट। तो कोर्ट ने क्या सोल्यूशन निकाला, जो जजमेंट दी है, उसने कहा कि देखो कानून बिल्कुल साफ है कि पहले ईसी लो, उसके बाद काम शुरू करो, इसमें कोई शक नहीं है, कानून बिल्कुल साफ है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी ऑफिस मेमोरेंडम से आप किसी लॉ को बाईपास नहीं कर सकते हो। तो कानून बिल्कुल साफ है, प्रोसीजर बिल्कुल साफ है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दी। अब सवाल आता है कि जो प्रोजेक्ट बन चुके हैं उनका क्या किया जाए अब। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह चाहिए, ये सब कानून में लिखा है ईपी 1986 के तहत, तो इसीलिए ईपी 1986 के तहत कानून का ही इस्तेमाल करके आप इन लेगेसी वायलेशंस को, जो 10-12 साल में जो वायलेशंस हुए हैं, आप कानून का ही इस्तेमाल करो, पार्लियामेंट में लॉ वो जाएगा बिल, एंड उसके थ्रू आप इनको वन टाइम रिलैक्सेशन दे दो। ठीक है ना? आप कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे अपने ऑफिस मेमोरेंडम से, आप कानून का इस्तेमाल करो एंड कानून के थ्रू उनको वन टाइम रिलैक्सेशन दो, लेकिन आगे से ये चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए।
एंड जो भी एनवायरमेंटल डैमेज वगैरह हो चुका है, अब तो नहीं कर सकते, जो भी हो चुका है उसको ढंग से एसेस करो एंड जो भी उसमें कंपेंसेशन है, रिमीडिएशन अब जो हो सकता है वो आप कोशिश करो करने की। कितनी बढ़िया जजमेंट है, बैलेंस्ड है ना? ये है। क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पे देखो। एनवायरमेंटल गवर्नेंस रिक्वायर्स बोथ स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी एनफोर्समेंट, जो कानून है आपको कानून का पालन करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है ना कई बार, है ना? तो इसको आपने डिस्कस करना है। तो एनफोर्समेंट की जरूरत क्या है? आपको लॉज को इसलिए पालन करना है कि कोई इरिवर्सिबल इकोलॉजिकल डैमेज ना हो जाए। जो भी इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है वो एक लिमिट में हो एंड उसके लिए जो भी मेजर्स आप ले सकते हैं वो मेजर्स आप ले लीजिए, राइट? दूसरा क्या है भाई, हमारे लिए अगर कहीं पे मान लो डैम बन रहा है तो हमारे लिए तो ये है कि चलो डैम बन रहा है, बिजली मिलेगी, तरक्की होगी देश की। लेकिन जो लोग वहां पे रहते हैं उनको वहां से डिस्प्लेस किया जा रहा है, उनके भी तो कुछ राइट्स हैं, राइट टू लाइफ उनका है। दूसरा, उससे जो पेड़ पौधे कटेंगे उससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा, तो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट हमारा भी खराब हो रहा है उस चीज से, राइट? तो वो भी उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कानून को प्रॉपरली आपको कानून का पालन करना पड़ेगा। इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी थ्रू पोल्यूटर स्पेस प्रिंसिपल। जो कंपनी डैम बना रही है, जिस प्रोजेक्ट के तहत वो डैम बन रहा है, जो प्रोजेक्ट बन रहा है, उससे अगर पोल्यूशन हो रहा है तो ऑब्वियसली उसी कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, तो इसीलिए हमें कानून का पालन करना जरूरी है, क्योंकि लोगों का अधिकार है एनवायरनमेंट को ज्यादा डैमेज ना पहुंचे एंड जो डैमेज कर रहा है वो ही उसके कंपेंसेशन देगा। नीड फॉर प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस, वरना पता है जनरली क्या होता है, एक कंपनी आती है, फैक्ट्री बनाती है, पोल्यूशन करती है, लोग नाराज होते हैं, लोगों को दिक्कतें होती हैं, लोग सरकार के पास जाती है, मंत्री जी टैक्स पेयर्स मनी में से उनको रिलीफ दे देते हैं, तो कंपनी जीत गई, कंपनी का सस्ते में काम हो गया, उसको पैसे नहीं देने पड़े लोगों को, और मंत्री जी ने लोगों के ही पैसे लोगों को देके उनको खुश कर दिया, अपनी वाहवाही लूट ली। तो वैसे नहीं होना चाहिए ना, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल होना चाहिए। नीड फॉर प्रैग्मेटिक सोल्यूशन क्या है? आप सिंपली शट डाउन नहीं कर सकते कि चलो भाई फैक्ट्री पोल्यूशन कर रही है, बंद कर दो उसको। अरे यार, फैक्ट्री को बंद कर दोगे तो लोगों की नौकरियां भी तो जाएंगी यार। जो बड़ी कंपनीज हैं उनके पास पचासों फैक्ट्रीज हैं, एक आध फैक्ट्री बंद भी हो गई, बड़ी कंपनी को फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ भी, लेकिन फर्क पड़ेगा वर्कर्स को, फर्क पड़ेगा छोटी कंपनीज को जो उनमें माल सप्लाई करती थी। ठीक है, डेमोलिशन अगर आप सिंपली तोड़ दोगे कि ये प्रोजेक्ट जो है बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस का बना था, तोड़ दो उसको, तो उससे बहुत नुकसान होगा। बेवकूफ़ी है वो तो, बने बनाए नेशनल एसेट को आप तोड़ रहे हो, राइट? तो क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि जो भी एडिशनल कंपेंसेशन बनती है, भाई देखो रूल्स का वायलेशन तो किया है, जिस कंपनी ने काम शुरू किया बिना क्लियरेंस के और जिन अफसरों ने फाइलों पे पास साइन कर दिए, उनके खिलाफ एक्शन तो बनता है, तो दे शुड कंपेंसेट। एंड कंपेंसेशन किसको जाना चाहिए, वो पैसा किसको मिलना चाहिए? जो वहाँ की अफेक्टेड लोकल कम्युनिटीज है। ठीक है, कोई सोचो ना यार, तुम जहाँ पे रहते हो, कल को कोई आके तुम्हारा पूरा घर घर उधेड़ दे, वहां से पूरी सोसाइटी को डेमोलिश कर दे, कितना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप पे, तुम्हारे बच्चों पे, कितना कितना कुछ होगा यार। वी शुड थिंक अबाउट देम, वरना यही लोग जब रिवोल्ट करते हैं तो हम कहते हैं पता नहीं बड़े फालतू लोग हैं जी। कंक्लूजन क्या है कि आप लॉ को एंड प्रैग्मेटिक कंप्लायंस, मतलब बी प्रैक्टिकल, एज सिंपल एज दैट, आपको बैलेंस क्रिएट करना है दोनों चीजों में, कानून के बीच में भी एंड लोगों के लाइवलीहुड के बीच में भी, तभी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलेगी। ठीक है, दूसरा क्या है? अभी मोदी जी ने कहा था कि हम फ्री कोचिंग देंगे सबको। एक तो मेरे को मतलब नहीं समझ आया इसका, फ्री कोचिंग का मतलब क्या है? या तो मैंने कार कम पढ़ा है, मतलब ऑलरेडी यूट्यूब पे हर चीज़ के फ्री लेक्चर्स है ना, तो सब कुछ तो फ्री है ही। और 2007 में हमने एनपीटीईएल शुरू किया था, तो एनपीटीईएल में क्या था कि जितने भी आईआईटीज वगैरह हैं, गवर्नमेंट ने कहा था कि आईआईटी आईएम वगैरह के लेक्चर्स जो है धीरे धीरे ऑनलाइन लाना शुरू करेंगे, ताकि आप किसी भी बीटेक कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप सिंपली आईआईटी में जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है आप सेम चीज़ पढ़ सकते हो, है ना? तो वो इनिशिएटिव हमने 2007 में लॉन्च किया था एनपीटीईएल का। धीरे धीरे इट इवॉल्व इनटू स्वयं एंड बाकी कई चीज़ें आ गई हैं आजकल। तो बेसिकली ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें नेट पे पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी प्राइवेट कोचिंग सक्सेसफुल है कि नहीं है? क्यों है? तो इसी बात पे क्वेश्चन बन सकता है, कैसे? कि टेक्नोलॉजी से एजुकेशनल एक्सेस तो आ सकता है,
लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, टीचर्स हैं, इनको आप टोटली रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है? क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि फ्री कोचिंग के क्या फ़ायदे हैं, नुकसान है। फ्री कोचिंग पे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि अगर सरकार मतलब एग्ज़ामिनर की नीयत क्या है? उसकी नीयत ये है कि अगर सरकार आपको फ्री में सब कुछ ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है, तो क्या उससे टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशंस खत्म हो जाएँगे? तो आंसर है नहीं, खत्म नहीं होंगे। उनका अलग रोल है। पहले देखो फ़ायदे। फ़ायदे क्या हैं? भई जो भी ऑनलाइन पढ़ाई के फ़ायदे हैं वो लिख दो कि आप रिमोट से रिमोट इलाकों में क्वालिटी कंटेंट दे सकते हो। जो वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स है अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, खर्चा कम होता है। ये तो नॉर्मली ऑनलाइन एजुकेशन के फ़ायदे हैं। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन से आप टीचर्स या इंस्टीट्यूट को रिप्लेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि टीचर्स आपको गाइडेंस देते हैं, मोटिवेशन है, वैल्यूज़ हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये आपको ऑनलाइन क्लास से, लेक्चर देखने से नहीं मिलेंगी। सोशल स्किल्स, कहीं भी जाते हो, कॉलेज में जाते हो, कोचिंग में जाते हो, लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं। आप लोग अगर कोचिंग में जाते हो, किसी एक बात बताओ, अपने कॉलेज में आपके कॉलेज में आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो कोचिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है ना? आपके पीयर सर्कल में, है कि नहीं है? आपकी सोच में, विचार में। तो वो सोच-विचार, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। ऑनलाइन लेक्चर देने से आपको नहीं मिलेगा वो। डिजिटल डिवाइड, ऑनलाइन लेक्चर तक जो इतना सस्ता है, वो भी हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। आज भी कई रूरल एरियाज़ में कनेक्टिविटी प्रॉपर ही नहीं है। और यही चीज़ आपकी एसर की रिपोर्ट में पता चलता है कि रूरल एरियाज़ में कितनी ज़्यादा गरीबी है। कौन-सी गरीबी? पैसों वाली गरीबी तो है ही, साथ में एजुकेशन में भी गरीबी है। असेसमेंट लिमिट्स एंड जो एग्ज़ाम होता है, प्रॉपर एग्ज़ाम, वो आप ऑनलाइन क्लास के थ्रू नहीं कर सकते हो। अगर सरकार ऑनलाइन कोचिंग देने भी लग जाए फ्री में, तो भी जो एग्ज़ाम एनवायरनमेंट वगैरह होता है, ठीक है ना? वो सब चीज़ें नहीं कर पाओगे, डाउट क्लियरिंग नहीं कर पाओगे उससे आप। तो सॉल्यूशन क्या है? ब्लेंडेड मॉडल कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, इन्हीं का मिश्रण करना पड़ेगा। रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस एंड साथ में जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है वगैरह-वगैरह, वो आप स्पेसिफिक डाउट्स के लिए ऑनलाइन आ सकते हो, कांसेप्ट्स और क्लियर कर सकते हो, क्वालिटी एजुकेशन ऑनलाइन ले सकते हो। कॉन्क्लूजन क्या है? टीचर्स को, इंस्टीट्यूट्स को बंद मत करो, ये बंद होंगे भी नहीं। रादर इनके अंदर टेक्नोलॉजी को एज़ अ टूल की तरह यूज़ करो ताकि इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ सके।